गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जितना फॉर्मूला आपको दिया गया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, उम्मीद करेंगे कि आपको उतना फॉर्मूला याद होगा। एक दफा हम फॉर्मूला साइड में लिख दे रहे हैं पहले कि एक फॉर्मूला बताया गया है आपको P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दूसरा फॉर्मूला दिया गया है V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। तीसरा फॉर्मूला दिया गया है P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2। चौथा फॉर्मूला दिया गया है V1 बाई N1 इज इक्वल्स टू V2 बाई N2। पांचवा फॉर्मूला दिया गया है PV इज इक्वल्स टू nRT। छठा फॉर्मूला दिया गया है PV इज इक्वल्स टू मास बाई फॉर्मूला मास RT, ये मोल को तोड़ा गया। सातवां फॉर्मूला दिया गया है P इज इक्वल्स टू DRT बाई M। ये देखिए RT बाई M जैसे था वैसे ही है, ये केवल मास के नीचे ये वॉल्यूम आ गया तो ये डेंसिटी हो गया। उसके बाद फिर एक फॉर्मूला आया था D1 T1 बाई P1 इज इक्वल्स टू D2 T2 बाई P2। और एक फॉर्मूला आया था P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। इतना फॉर्मूला लाने के बाद क्लास खत्म किया गया था और टेक्स्ट बुक का आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया गया था। आपको और क्वेश्चंस का आइडिया दिया जा रहा है। क्वेश्चंस जो भी बोर्ड पर दिया जाए आप उसको साथ साथ कॉपी पर लिखा करेंगे। मेरे द्वारा बनते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, आप वीडियो को रोक के आप भी कोशिश करेंगे उसको ट्राई करने का, तो धीरे धीरे आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा प्रॉब्लम्स पे। अब देखिए किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ at 0 degree Celsius the density of certain oxide of gas at 2 bar is same as that of डाइनाइट्रोजन at 5 bar। What is the molecular mass of the oxide? देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आने लगेगा डेटा। रुक रुक कर तोड़ तोड़ कर इसको पढ़ना होगा। जैसे यहां दिया हुआ है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है कि सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस। अब ये ऑक्साइड कौन सा है ये नहीं दिया हुआ है, CO2 है कि NO2 है कि SO2 है कि SO3 है, कौन सा ऑक्साइड है नहीं पता, मतलब फॉर्मूला नहीं पता है, सीधे है कि कोई ऑक्साइड है, कोई ऑक्साइड है। कितना टेम्परेचर पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ऑक्साइड का टेम्परेचर आपको 273 केल्विन दिया गया है। कोई ऑक्साइड है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 2 बार प्रेशर पे, 2 बार प्रेशर पे, तो कह रहा है कि उस ऑक्साइड का डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट 2 बार। सर्टेन ऑक्साइड है जो कि गैस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रेशर है 2 बार और उसका डेंसिटी सेम है डाइनाइट्रोजन के, मतलब दूसरा एक गैस दे दिया डाइनाइट्रोजन, N2 को ही डाइनाइट्रोजन बोलते हैं। तो कह रहा है कि डाइनाइट्रोजन जो है वो 5 बार पे है, इसका प्रेशर 5 बार पे है, 5 बार, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। बात सुनिए,
डेंसिटी सर्टेन ऑक्साइड का और डेंसिटी डाई नाइट्रोजन का, दोनों का डेंसिटी सेम है। मतलब अगर इसका डेंसिटी अगर कुछ है तो इसका डेंसिटी भी इतना ही है। दो गैस का चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि दो गैस का चर्चा कर रहा है। एक सर्टेन ऑक्साइड, मतलब कौन सा ऑक्साइड है नहीं पता, एक डाई नाइट्रोजन। अब उसके बाद कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब दोनों है, इसका प्रेशर जब 2 बार है और डाई नाइट्रोजन का प्रेशर जब 5 बार है, तो दोनों का डेंसिटी सेम है। दोनों का डेंसिटी देखिए सेम है। अब कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आपसे पूछ रहा है। इसका फार्मूला मास तो आराम से निकल सकता है क्योंकि फार्मूला ही दिया हुआ है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो उसका मास हो गया 28। फार्मूला मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो नाइट्रोजन का तो फार्मूला पता है, तो फार्मूला मास पता है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला मास भी नहीं पता है। इसका फार्मूला मास आपको पता करना है। अब देखिए, जब ऐसा हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन में कंडीशन है कि दो गैस है, दोनों का टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, डेंसिटी भी पता है, दोनों का सेम है, एक का फॉर्मूला मास नहीं पता है, एक का फॉर्मूला मास पता है। अब P, D, T, M, इसमें कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P है, D है, T है, M है। अब आप इसको देखिए, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें P है, D है, T है, M है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगना है। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे लगना है, थोड़ा सा सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो फॉर्मूला था जिसमें P था, D था, T था, M था, वो था P = dRT/m। अब आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों का D तो सेम है। ये देखिए, इसका जितना D है इसका भी उतना ही D है। R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, जितना इसके लिए होगा वैल्यू उतना ही इसके लिए भी होगा वैल्यू। R गैस कांस्टेंट, दोनों का सेम वैल्यू। और टेम्परेचर देखिए दोनों का सेम है, ये भी 273 केल्विन, ये भी देखिए 273 केल्विन। दोनों का T सेम है, दोनों का D सेम है और दोनों का R सेम है। तो अगर P को M से अगर गुना कर दें, इस क्वेश्चन में बात हो रहा है, ये जो फॉर्मूला भी लाने जा रहे हैं वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन है कि दोनों गैस का D सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों गैस का T सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, R तो सेम होएगा ही। तो अगर P को M से अगर गुना कर दें तो ये सब अगर सेम है तो कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब P × M अगर कांस्टेंट हो गया तो फॉर्मूला आएगा P1M1 = P2M2। P × M बराबर कांस्टेंट तो P1M1 बराबर कांस्टेंट, P2M2 बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट सेम तो P1M1 बराबर P2M2। अब एक के P को P1, M को M1, एक के P को P2 और एक को M2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, P1 देखिए दिया हुआ है 2 और ये निकालना है, P2 देखिए दिया हुआ है 5 और M2 देखिए दिया हुआ है 28। अब अगर आपको M1 निकालना है तो 5 × 28/2। अब अगर इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 70। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो यही पूछ रहा था, ये निकल गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे एकदम आराम से आपको पहले देखना होगा कि क्या कह रहा है, पहले उसको लिखना होगा, फिर उसके बारे में सोचना होगा। क्वेश्चन हम इसलिए बताते जाते हैं ताकि आपको जो भी थ्योरी है वो क्लियर होते चला जाए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें भी आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर होएगा। अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT का, प्रेशर
pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature the pressure becomes 3 bar. Find a relationship. Find a relationship between their molecular masses. देखिए बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन धीरे धीरे पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 bar। पहले यहां तक देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई कंटेनर लिए, अब क्वेश्चन में है कोई बोले कि कहां बोल रहा है कि कंटेनर के बारे में, तो गैस अगर किसी जगह रखे हैं तो बर्तन में ही रखे होंगे। तो कोई कंटेनर लिए, कोई कंटेनर का जिक्र नहीं है, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, तो आप इसके वॉल्यूम को भी मान लीजिए कि ये कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है भी। अब इसमें देखिए 1 ग्राम एक आइडियल गैस A लिया गया है। एक गैस है A को गैस कहा गया, एक गैस है A जो इस बर्तन में लिए 1 ग्राम, तो छोटा वाला m लिख के नीचे A लिख के और 1 ग्राम लिख दिए कि मास ऑफ A 1 ग्राम। एक गैस है A, उसका मास है 1 ग्राम। कितना टेम्परेचर पे लिया गया है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है। उसमें 273 जोड़ देंगे तो हो गया 300 केल्विन पे लिया गया है। 300 केल्विन पे 1 ग्राम A एक गैस लिया गया है और उसका प्रेशर देखने को मिल रहा है 2 बार, 2 बार। बात समझिए, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A। अभी हम आइडियल गैस नहीं पढ़ के केवल गैस पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिमाग में रखिए कि कोई गैस है 1 ग्राम लिए, उसका प्रेशर कितना है तो 2 बार है। कितना टेम्परेचर पे लिया गया है तो 300 केल्विन पे। अब कह रहा है कि जब 2 ग्राम दूसरा गैस B इसी बर्तन में डाल दिया गया, ये जो बर्तन है इसी बर्तन में दूसरा गैस B कितना ग्राम तो 2 ग्राम, मास ऑफ A था 1 ग्राम, मास ऑफ B है 2 ग्राम, इसी बर्तन में डाल दिया गया इसी टेम्परेचर पे, तो प्रेशर हो गया 3 बार। जल्दी में बच्चा लोग ऐसे लिख देता है कि प्रेशर है B का 3 बार, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। 3 नहीं लिख देना है। प्रेशर नहीं बोल रहा है कि 3 बार है इसका, बोल रहा है कि जब B डाल दिए 2 ग्राम तो प्रेशर हो गया 3 बार, मतलब 2 बार तो इसके कारण है, इसके कारण है 1 बार, तब तो मिलके हो गया 3 बार। यहां थोड़ा सा बुद्धि रखना है कि एक ही बर्तन में जब दोनों है, A के कारण 2 बार प्रेशर है, अब B रखने पर 3 बार हो गया, तो इसका कितना हो गया 1 बार। अब कह रहा है कि दोनों गैस के
मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन है, मास के बीच में नहीं, मॉलिक्यूलर मास के बीच में। इसका फार्मूला मास बड़ा वाला Ma और इसका फार्मूला मास बड़ा वाला Mb, तो इन दोनों के बीच में, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले फॉर गैस ए गैस के लिए पहले काम कर रहे हैं। फॉर्मूला लिख रहे हैं PV इज इक्वल्स टू M/M RT। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब कोई सोचे कि यही फॉर्मूला क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर है, क्वेश्चन में वॉल्यूम है, क्वेश्चन में टेम्परेचर है, स्मॉल m है, कैपिटल M है, तो इसमें सब चीज है। PV इज इक्वल्स टू M/M RT। अब अगर A के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रेशर ऑफ A, वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा, ये हो गया मास ऑफ A, ये हो गया फॉर्मूला मास ऑफ A, R तो दोनों का सेम होगा गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर दोनों का सेम है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब A का प्रेशर कितना है, तो A का प्रेशर है 2 बार, वॉल्यूम भी, मास ऑफ A कितना है तो 1 ग्राम, फॉर्मूला मास में तो रिलेशन ही लेना है, R को R ही छोड़ दे रहे हैं, टेम्परेचर 300, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब इसी तरीके से फॉर गैस B तो लिखेंगे PB भी इज इक्वल्स टू मास ऑफ B बाई फॉर्मूला मास ऑफ B R इंटू T। अब देखिए प्रेशर ऑफ B कितना है, B का प्रेशर कितना है तो 1 बार, वॉल्यूम तो पता नहीं, मास ऑफ B तो मास ऑफ B है 2 ग्राम, फॉर्मूला मास ऑफ B में तो रिलेशन ही लेना है, R को R छोड़ दिए, टेम्परेचर है 300, इसको 2 लिख लिया। क्योंकि हमको इसमें और इसमें रिलेशन लेना है तो इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं, तो लिख दिए 1/2, आप चाहें तो 2/1 भी कर सकते थे। तो LHS का LHS से रेशियो ले रहे हैं 2 भी बाई 1 भी, RHS का RHS से R इंटू 300/MA, R इंटू 300 फॉर्मूला मास ऑफ A, 2 का RHS है 2 इंटू R इंटू 300 फॉर्मूला मास ऑफ B। अब जो कटने वाला टर्म है उसको काट दे रहे हैं, ये भी और ये भी कैंसिल, ये R कैंसिल, ये 300 कैंसिल, यहां बच क्या गया तो 2, ऊपर में क्या बच गया तो फॉर्मूला मास ऑफ B, और नीचे में क्या बच गया तो 2 इंटू फॉर्मूला मास ऑफ A। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला मास ऑफ B इज इक्वल्स टू 4 इंटू फॉर्मूला मास ऑफ A। ये दोनों के फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशन हो गया। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9। अब दिमाग में आएगा कि 5 के बाद सीधे 9 करवाने लगे, तो हाँ पहले 9 जरूरी है, उसके बाद 10 जरूरी है, फिर एक लॉ पढ़ाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस is found to be 5.46 ग्राम पर dm³ at 27 डिग्री सेल्सियस
and 2 bar pressure, what will be its density at STP? देखिए इसमें है कि कह रहा है कि किसी गैस का डेंसिटी इतना देखने को मिला, कोई गैस का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना, तो 5.46 यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर DMQ। DMQ लिखिए या लीटर लिखिए, एक ही चीज है। सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर एक ही चीज है, DMQ लीटर। तो डेंसिटी किसी गैस का इतना दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर पे दिया हुआ है डेंसिटी, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे। इसको केल्विन में बदल दीजिए। इसके बाद कितना प्रेशर पर दिया हुआ है इतना डेंसिटी, तो 2 बार प्रेशर पर दिया हुआ है। बात समझिए, किसी गैस का डेंसिटी दिया हुआ है इतना टेम्परेचर पर इतना प्रेशर पर, जैसा क्वेश्चन में पहला लाइन है उसके अनुसार पहले डेटा लिखें। अब इसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP, मतलब डेंसिटी फिर पूछ रहा है। तो जब डेंसिटी फिर पूछ रहा है तो इसको D1 इसको D2 कर देंगे, इसको T1 इसको P1 कर देंगे। और डेंसिटी पूछ रहा है STP पर। STP आगे भी बार बार मिलेगा। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये है STP का फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिमाग में रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो आपसे डेंसिटी पूछ रहा है STP पर, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 273 केल्विन पे, और स्टैंडर्ड प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर पे। अब यहाँ बार है तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर लिख नहीं सकते, तो 1 एटमॉस्फेयर को बार में चेंज करके लिख देंगे। जब इतना प्रेशर हो इतना टेम्परेचर हो तो डेंसिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला जो आपको लिखवाया गया था 9 फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में आप देखिएगा D1 T1 P1 D2 T2 P2 के बीच में रिलेशन, तो आपको ये दिखेगा D1 T1 by P1 इज इक्वल्स टू D2 T2 by P2। फॉर्मूला ये कैसे आया है थ्योरी में सिखा दिया गया है लास्ट क्लास में। अब देखिए D1 का वैल्यू पुट कर दिए 5.46, T1 का वैल्यू पुट कर दिए 300, P1 का वैल्यू पुट कर दिए 2, D2 आपको निकालना है। जो D1 का यूनिट होगा वही D2 का यूनिट होगा। T2 है 273 और P2 है 1.013 बार। अब अगर आपको D2 कैलकुलेट करना है तो 5.46 इंटू 300 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 273, ये करना होगा तो D2 निकल जाएगा। D2 जो भी आएगा उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर या ग्राम पर DMQ, दोनों एक ही चीज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। फिर एक 10 के बाद फिर एक लॉ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का लैंग्वेज लिख दे पहले। लिखेंगे 34.05 ml of phosphorus vapor weighs
0.0625 ग्राम at 546 डिग्री सेल्सियस and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? देखिए, पहले तो आपको करना ये चाहिए कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन जो दिया गया है आप खुद से पहले लिखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद जैसे मेरे द्वारा इसको बनाया जाएगा वैसे बनाइए, आसानी से बन जाएगा। आप देखिए, जब आप डेटा लिखेंगे तो दिया हुआ है इतना मिलीलीटर ऑफ फॉस्फोरस वेपर, मतलब मिलीलीटर किसका यूनिट है, तो वॉल्यूम का। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 34.05 मिलीलीटर। इतना मिलीलीटर फॉस्फोरस का वेपर है जिसका मास दिया हुआ है इतना ग्राम, मास दिया हुआ है 0.0625 ग्राम। कितना टेम्परेचर पर दिया हुआ है, तो 546 डिग्री सेल्सियस पर, 546 डिग्री सेल्सियस पे। इसको आप केल्विन में चेंज कर लेंगे। ये केल्विन में चेंज कर लिए। उसके बाद इसका प्रेशर दिया हुआ है 0.1 बार प्रेशर। फॉस्फोरस के वेपर का प्रेशर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर पे है ये दिया हुआ है, और आपसे उसका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब खुद सोचिए कि P, V, M, M, T के बीच में कौन सा रिलेशन पढ़े हैं, तो रिलेशन पढ़े हैं PV इज इक्वल्स टू M/M/RT। ये जो PV बराबर nRT पढ़े हैं वही मोल को तोड़ के लिखा गया है मास बाई फॉर्मूला मास में। मोल हमेशा ऐसे ही टूटता है, मास बाई फॉर्मूला मास। अब देखिए, यहाँ ये जो गैस कांस्टेंट है, आपको गैस कांस्टेंट का वैल्यू लिखवाया गया है। एक लिखवाया गया है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है और प्रेशर आपका बार में है। फिर आपका एक वैल्यू दिया गया है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो ये वाला वैल्यू लगाएंगे क्योंकि यहाँ बार है, ये भी बार है। लेकिन यहाँ देखिए, ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो इसको आपको लीटर में चेंज करना होगा। लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34.05 इंटू 10⁻³ लीटर। तो ये मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना जरूरी है। अगर यहाँ पर अगर गलती किए, इसको अगर चेंज नहीं किए, आर का वैल्यू ये लगा दिए, तब गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है उसमें सब वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रेशर है 0.1, वॉल्यूम है 34.05 इंटू 10⁻³ मास है 0.0625, फॉर्मूला मास पूछ रहा है। आर का वैल्यू है 0.0831 और टेम्परेचर है 819 केल्विन। अब देखिए, सब कुछ पता है इस फॉर्मूले मास को छोड़ के, तो यहां से आप फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अब हम लोग को अब कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है तुरंत। अब पहले एक लॉ पढ़ाएंगे। वो लॉ पढ़ने के लिए एक छोटा सा टॉपिक का जरूरत पड़ेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मोल फ्रैक्शन टॉपिक का।
तो हम थोड़ा सा पहले मोल फ्रैक्शन आपको क्लियर कर दें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का उस लॉ को पढ़ने में जरूरत है, उसके बाद फिर वो लॉ पढ़ाते हैं। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे मोल फ्रैक्शन। देखिए, कभी भी अगर किसी दो या दो से अधिक सबस्टांस का मिक्सचर हो, वो लिक्विड का मिक्सचर हो, वो गैस का मिक्सचर हो, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन निकलता है हर कंपोनेंट का। जैसे अगर चीनी और पानी, ये दो चीज को मिला के अगर शरबत बना दिया जाए, तो दो कंपोनेंट है, एक चीनी एक पानी, तो चीनी का भी मोल फ्रैक्शन निकलेगा, पानी का भी मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अगर किसी बर्तन में 3 गैस रख दिया गया है, ए, बी और सी, तो वहां पर ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन, सी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन जब भी निकलता है तो कंपोनेंट्स का निकलता है। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, गैसियस मिक्सचर है तो गैसियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले ये डेफिनेशन लिखें। मोल फ्रैक्शन of a component, mole fraction of a component is defined as ratio of number of moles of that component and total number of moles. Mole fraction of a component is defined as ratio of number of moles of that component and total number of moles. कहने का मेरा मतलब है कि जैसे अगर कोई कंटेनर है मान लीजिए, और इस कंटेनर में अगर 3 गैस रख दें, एक रख दे ए, एक रख दें बी और एक रख दें सी। ये जो ए है इसका मोल है Na, ये जो बी है इसका मोल है Nb, ये जो सी है इसका मोल है Nc। छोटा वाला n, ए का मोल Na, बी का मोल Nb, सी का मोल Nc। मोल कहने का मतलब अमाउंट, कि ये ए कितना है तो इतना है, बी कितना है तो इतना है, सी कितना है तो इतना है। आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी का भी, मोल फ्रैक्शन को जाई से डिनोट करते हैं, लेकिन सिंपली एक्स ही इसको लिखिए। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, जैसे ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखना होगा। जैसे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल को ऊपर रखना होगा और नीचे टोटल का मोल रखना होगा, Na, Nb, Nc, टोटल मोल रखना होगा। डेफिनेशन यही दिया हुआ है कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकलता है। कंपोनेंट है ये सब, ये तीनों कंपोनेंट है, किसी गैसियस मिक्सचर का ये कंपोनेंट है ए बी सी। तो आप चाहे तो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चाहे तो सी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चाहे तो ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का अगर डिफाइन करना है तो वो रेशियो है। किसका रेशियो है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल। जैसे अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल मोल रखेंगे। अगर सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सी के मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल मोल रखेंगे। ये मोल फ्रैक्शन हुआ। मोल फ्रैक्शन का यूनिट अगर कोई पूछे तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, कट जाएगा, कोई यूनिट इसका नहीं बचेगा। तो ये मोल फ्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा अगले लॉ को हम लोग को पढ़ने के लिए। इसको पहले नोट कर लीजिए। ये लिखने के बाद अब अगला टॉपिक आप हेडिंग दे देंगे
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये हेडिंग देके छोड़ देंगे। यहीं से अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।